मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्री बोर्ड का हिंदी पेपर है और ये जो पेपर है बिल्कुल वैसा ही पेपर है जो हमारा सेमेस्टर 1 का पेपर अभी आने वाला है नवंबर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हिंदी विषय का है, हिंदी कोर्स ए, जिसका कोड आपका है 002 और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, प्री बोर्ड एग्जाम है, ताकि बोर्ड से पहले आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। साथ में आप जांच भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। प्री बोर्ड पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और साथ में जो सेमेस्टर 1 का फाइनल बोर्ड पेपर होने वाला है वो कैसा आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स आपके, अधिकतम अंक कितने हैं, 40 हैं और समय आपको कितना मिलने वाला है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर सभी निर्देश आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निर्देश आपको फाइनल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो जब आपको पेपर दिया जाता है तो 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो अच्छे से आपको ये सभी निर्देश पढ़ लेने चाहिए ताकि परीक्षा में जब भी आप प्रश्नों को हल करते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, आपको 3 खंड मिलेंगे, क, ख और ग। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। वस्तुपरक प्रश्न क्या होते हैं, बहुवैकल्पिक होते हैं, एमसीक्यू आप कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि वहां पर आपका जो पहला प्रश्न है उसके अंदर भी आपके और प्रश्नों के भाग हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर एक प्रश्न के साथ आपको निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। खंड क में आपको कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दिए गए निर्देश का मतलब क्या है कि जो खंड क है उसमें 2 आपके गद्यांश मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको हल करना है। 2 आपके काव्यांश मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको हल करना है। इसलिए 2 आपके गद्यांश यानी कि 10 अंक हो गए, 2 आपके काव्यांश यानी कि 10 अंक हो गए। तो कुल खंड क हमारा 20 अंक का है, लेकिन आपको एक एक गद्यांश और एक एक काव्यांश करना है, तो इसका मतलब आपको 10 अंक वहां से मिल जाएंगे। आगे खंड ख में आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं। कुल आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन दिशा निर्देश का पालन करते हुए आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 4 आपके टॉपिक होंगे। हर एक टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से कोई भी 4 हर एक टॉपिक से आपको हल करने हैं और इस तरीके से कुल 16 अंक जो हैं आपको वहां से मिल जाएंगे। खंड ग में आपको कुल 14 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से है और ये सभी अनिवार्य हैं। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है कि आपको इतने करने हैं और इतने प्रश्न दिए गए हैं। सही उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से, यानी कि जेल पेन का यूज नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। काला या नीला हो सकता है। आपको जो OMR शीट दी जाएगी उसको आपको भरना है। तो ये सभी निर्देश आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और साथ में जो प्रश्न दिए गए हैं वहां पर भी साथ में उनके अंक दिए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे ही निर्देश बिल्कुल ऐसे ही आपको आपकी जो अभी परीक्षा होने वाली है सेमेस्टर 1 की नवंबर में, उसमें मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं खंड क को। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आपको अपठित गद्यांश मिल रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, लेकिन अभी हम अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों को जल्दी से पढ़ लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारा अपठित अंश दिया गया है, नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर ये निर्देश हैं, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ऊपर के निर्देश आपने ध्यान से नहीं पढ़े हैं या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये कुल आपका 5 अंक के लिए है। तो दोनों गद्यांश में पहले आपको फैसला करना है कि कौन सा आपको आसान लग रहा है। तो जल्दी से आप पढ़कर देख सकते हैं और प्रश्नों को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि कई बार गद्यांश तो हमें आसान लगता है, लेकिन कुछ प्रश्न किसी गद्यांश में अलग तरीके से पूछे जाते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको जल्दी से दोनों पढ़ने हैं और फिर फैसला करना है कि कौन सा आपको करना है। जो आपको आसान लगता है वही आपको हल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। आइए इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। भारत की सीमावर्ती पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य सिक्किम को उपग्रह डाटा के आधार पर देश में सबसे ज्यादा हरियाली वन क्षेत्र वाला प्रदेश माना गया है। तो सिक्किम राज्य की बात हो रही है और सिक्किम को सबसे ज्यादा हरियाली वाला वन क्षेत्र माना गया है और ये उपग्रह से जो डाटा लिया गया है उसके आधार पर माना गया है। नवीनतम साक्ष्यों के अनुसार हमारे देश के कुल वनीकरण 21% के मुकाबले सिक्किम का 47.3%
प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश है, आप अच्छे से जानते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा कार्यक्रम है उसमें दिल्ली का जो पार्टनर स्टेट है वो हमारा कौन है? सिक्किम है। और सिक्किम के बारे में अनेक कार्यक्रम हम करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हम करते हैं। यहाँ पर ये गद्यांश हमारा सिक्किम के ऊपर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए आगे इसको पढ़ लेते हैं। आगे भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर सिक्किम के बारे में आपको मिल जाएगी। अपने पर्वतीय परिदृश्य, बेमिसाल वन संपदा, आकर्षक पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सुंदर वन्य जीवन, विशिष्ट नदी झील, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जीवन सिक्किम की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो यहाँ सिक्किम की विशेषताएं बताई गई हैं। सिक्किम अपने शांति प्रिय बौद्ध मठों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। अपनी नैसर्गिक सुंदरता एवं प्राकृतिक विरासत के साथ साथ सिक्किम प्रदेश विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा के लिए भी दुनिया भर में चर्चित है। यानी सिक्किम में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सबसे ऊंची आप अच्छे से जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, लेकिन कंचनजंगा तीसरे नंबर पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी में गिनी जाती है। सिक्किम प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 7 लाख लोग निवास करते हैं। यानी कि बहुत ही छोटा क्षेत्र है और साथ में बहुत ही कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस क्षेत्रफल में से 3359 वर्ग किलोमीटर अर्थात लगभग 47% क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा चुका है। आप देख सकते हैं कुल क्षेत्रफल हमारा 7096 है और जिसमें से लगभग आधा जो क्षेत्रफल है वो वनों से आच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। इसीलिए सबसे ज्यादा हरियाली यहाँ पर देखी गई है, पाई गई है। सामान्य तौर पर सिक्किम प्रदेश में 3 प्रकार के वन देखे जाते हैं, जैसे अत्यंत घने वन है, सामान्य घने वन है और साथ में खुले वन है। यूं तो सिक्किम भारत में क्षेत्रफल आधारित प्रदेशों की सूची में सबसे छोटे प्रदेशों में जितने भी सबसे छोटे प्रदेश हैं उसमें दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन वन क्षेत्र के आधार पर सिक्किम प्रदेश भारत भर में स्वयं को पहले स्थान पर बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही खास बात है सिक्किम की। और सिक्किम से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिक्किम स्वच्छ राज्यों में आता है। यहाँ के जो लोग हैं साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं और साथ में नियमों का पालन करते हैं, तो हम सिक्किम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अगर हमने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया है तो प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए आसान है। वन क्षेत्र के आधार पर सिक्किम प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, हमने अभी अभी पढ़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे प्रदेशों में सिक्किम प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो सबसे छोटे के आधार पर हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे बढ़ जाते हैं। सिक्किम में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, अभी अभी हमने पढ़ा कंचनजंगा की बात की गई है, तो एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा तीसरे नंबर की है जो कि सिक्किम में है। सिक्किम प्रदेश में लगभग कितने लोग निवास करते हैं? 7 लाख, अभी अभी हमने पढ़ा है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। सिक्किम का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है? 47% जो क्षेत्र है वो वनों से ढका हुआ है, लगभग आधा जो क्षेत्र है वो वनों से ढका हुआ है। तो कुल हमारे 5 प्रश्न पूछे गए थे। अगर गद्यांश को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बड़े ही आसान यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे। और आगे आप देख सकते हैं अथवा करके हमारा दूसरा भी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है, और दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। तो एक अगर आपने ऊपर वाला कर लिया है तो इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम तो इसको भी कर लेते हैं। आपको सिर्फ एक ही गद्यांश करना है, लेकिन हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं तो जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। मानव सभ्यता सदियों से विकसित हुई है, तो मानव सभ्यता की बात की गई है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विचार होते हैं जो समाज के विकास की दिशा में योगदान देते हैं। मानव का मन एवं उसकी बुद्धि समय गुजरने के साथ साथ काफी विकसित होती है, बदलाव आता है, परंतु मानव की बेसब्री भी इसके साथ घटती गई है। यानी कि मानव का जो सब्र है, जो पेशेंस है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जितना वो विकसित हो रहा है उतना ही उसमें सहन शक्ति और सब्र की कमी आ रही है। आज का युवा प्रतिभावान और क्षमतावान होने के साथ साथ आवेगी और बेसब्र भी होता जा रहा है। तो युवा पीढ़ी की यहाँ पर विशेषताएं भी बताई गई हैं, और साथ में वो बेसब्र और आवेग में बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध में बहुत जल्दी आ जाता है।
आज का युवा सीखने और नई चीज़ों को तलाशने के लिए उत्सुक है। वह अपने से बड़ों की सलाह तो लेना चाहता है, परंतु कदम कदम पर बड़ों द्वारा निर्देशित होना आज के युवा को पसंद नहीं आता। बार बार बड़े व्यक्ति जब आज के युवा को निर्देश देते हैं, बार बार उसको समझाते हैं, तो वो उसको पसंद नहीं आता है। युवा पीढ़ी आज विभिन्न चीज़ों को पूरा करने की जल्दबाजी में है। जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, बेसब्रापन उनके अंदर है। वह परिणाम पाने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि बाद में उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने इसका चयन किस लिए किया था। आज दुनिया में युवा सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और साथ में सब्र को अपनाना बहुत आवश्यक है। आज के युवा को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। वे राष्ट्र के सबसे ऊर्जावान और सक्रिय नागरिक माने जाते हैं। यही कारण है कि भारत के समय में युवाओं से सबसे ज़्यादा उम्मीद की जाती रही है। सही मानसिकता और क्षमता के साथ ही आज का युवा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकता है और इसे निरंतर आगे बढ़ा सकता है। तो युवा के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताएं बताई गई है, उसकी कमियां बताई गई है और साथ में सुझाव भी दिया गया है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। सही मानसिकता व क्षमता के साथ राष्ट्र के विकास में कौन योगदान कर सकता है? आज का युवा योगदान कर सकता है अगर वो क्या करता है, सही मानसिकता के साथ और क्षमता के साथ आगे बढ़ता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कौन है? तो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कौन है? युवा पीढ़ी है। तो युवा विकल्प क्या होगा? सही। आज के युवा को कदम कदम पर क्या पसंद नहीं है? वो अपने से बड़ों से सुझाव तो लेना चाहता है, लेकिन कदम कदम पर निर्देशित होना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा निर्देश नहीं लेना चाहता। तो क विकल्प सही है। हर पीढ़ी के अपने सोच और विचार होते हैं। हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, विचार होते हैं। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान में विकल्प होगा। तो गद्यांश में जो पहली ही पंक्तियां हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। गद्यांश के अनुसार सदियों से क्या विकसित हुई है? तो सदियों से क्या विकसित हुई है? मानव सभ्यता विकसित होती रही है और धीरे धीरे मानव विकास करता रहा है। गद्यांश के अनुसार सदियों से मानव सभ्यता विकसित हुई है। यहाँ पर आपका घ विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो अपठित काव्यांश से है। यहाँ पर भी आपको 2 काव्यांश मिलेंगी। कहीं से भी कोई कविता की पंक्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आप दोनों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद जो आपको आसान लग रहा है वही आपको हल करना है, दोनों आपको हल नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं। निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी एक काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 5 अंक के लिए है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कविता की कुछ पंक्तियां हैं। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता। तो यहाँ पर मुसाफिर से कहा जा रहा है कि जब तक सांस चलती है तब तक तुझे चलना पड़ेगा। जैसे चल रहा है, कौन चल रहा है? तारकों का दल, दल होता है समूह और तारकों यानी कि तारों का जो समूह होता है, गगन में यानी कि आसमान में गीत गाता हुआ चलता है, वैसे ही मुसाफिर को भी चलना पड़ेगा। चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। तो आकाश भी शून्य में चल रहा है, लगातार चल रहा है। भ्रमता, कभी भ्रमित हो जाता है, कभी दूसरों को भ्रम में डाल देता है। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं ये चंचला है। अचला क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। और पैरों के नीचे जो पृथ्वी है वो क्या है? अचला नहीं ये चंचला है। तो पृथ्वी क्या है? चंचला है। एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। और जो पृथ्वी है वो चंचला है, उसका एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। तो जो कण है, जो क्षण है, वो एक थल पर टिक नहीं पाता है, लगातार चलायमान है। तो चलना ही जीवन का नियम है। जब तक सांस चल रही है तब तक मुसाफिर को भी चलना है और प्रकृति से उसे प्रेरणा लेनी है कि प्रकृति लगातार क्या कर रही है? चल रही है। शक्तियां गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। तो मुसाफिर को सीख दी गई है। शक्तियां गति की तुझे हर ओर से घेरे हुए है, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। थे जहां पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ा था। गर्त यानी कि गड्ढे, जहां पर गड्ढे थे वहां पर पैरों को जमाना ही पड़ा था। पत्थरों से पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा था। और जब हम रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे पत्थर मिलते हैं और उन पत्थरों पर चलते चलते छाले भी पड़ जाते हैं,
पैर हमारे छिल भी जाते हैं। घास मखमल सी जहाँ थी, मन गया था लौट सहसा। सहसा यानी कि अचानक से। और कभी कभी जब हम मुश्किल रास्ते पर चलते हैं तो बीता हुआ समय हमें याद आता है और हमारा मन अचानक से कहाँ पर चला गया था, और हमारा मन मखमल की घास के पास चला गया था, उसके सपनों में, उसकी कल्पना में खो गया था। थी घनी छाया जहाँ पर तन जुड़ाना ही पड़ा था। तो जहाँ पर घनी छाया थी वहाँ पर तन को जुड़ाना ही पड़ा था। पग परीक्षा, पग प्रलोभन और कमजोरी भरा तू। तो हर पग क्या होती है? परीक्षा होती है, प्रलोभनों से भरा हुआ होता है, कमजोरियों से भरा हुआ तू, यानी कि मुसाफिर के लिए कहा गया है। इस तरफ डटना, उधर ढलना पड़ेगा ही मुसाफिर। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन सभी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरफ डटना, उधर ढलना पड़ेगा ही मुसाफिर। तो ये जो कांटों का रास्ता है, पत्थरों का रास्ता है, इस तरफ हमें डटना पड़ेगा। और जो हमारी मखमल की घास के समान जो घनी छाया का सुखद अनुभव है, वहाँ से हमें दूर जाना पड़ेगा। शूल कुछ ऐसे पगों में चेतना की स्फूर्ति भरते। और जो शूल हैं, जो कांटे हैं, वो हमारे पैरों में कभी कभी चेतना की स्फूर्ति, उत्साह और उमंग भर देते हैं। संघर्ष से ही जीवन सफल होता है। तेज चलने को विवश करते हमेशा जबकि गढ़ते। शूल हमारे पैरों में गड़ जाते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी तेज चलने को हमें विवश कर देते हैं। शुक्रिया उनका कि वे पथ को रहे प्रेरक बनाए। तो हमने क्या करना है? हमने उनका शुक्रिया करना है जो हमारे पथ को, यानी कि रास्ते को प्रेरक बनाए हुए हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। किंतु कुछ ऐसे कि रुकने के लिए मजबूर करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जो उत्साह का देता कलेजा चीर ऐसे, कंटकों का दल तुझे दलना पड़ेगा ही मुसाफिर। कभी कभी मुसाफिर के रास्ते में ऐसे कंटक आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, जो उसके उत्साह का कलेजा चीर देते हैं, उत्साह को कम कर देते हैं। लेकिन मुसाफिर को आगे बढ़ते रहना है, किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारना है। और जो कंटकों का दल है उसको दलना पड़ेगा, यानी कि उसको चीरना पड़ेगा। यहाँ पर आपने देखा, ये हमारा काव्यांश था, बहुत ही प्रेरणादायक है। आप अपने जीवन में प्रेरणा भी ग्रहण कर सकते हैं निरंतर आगे बढ़ने की। और मुसीबतें तो हर किसी के रास्ते में आती है, लेकिन हमें अपने मन के उत्साह को कम नहीं करना है। आइए जल्दी से इसके प्रश्न देख लेते हैं। कवि किसके दल को दलने की बात कर रहा है? अंतिम पंक्ति में आप उत्तर देख सकते हैं। कंटकों का दल दलने की बात की जा रही है। तो कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कवि किसका शुक्रिया देना चाहता है? कवि कंटकों को जो प्रेरित करने वाले हैं, यानी किसका कार्य कर रहे हैं? प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, उनको शुक्रिया देना चाहता है। क विकल्प सही है। पाँवों में चेतना की स्फूर्ति कौन भरते हैं? कौन भरते हैं? शूल भरते हैं। कभी कभी शूलों के ऊपर चलकर भी हमारे मन में चेतना की स्फूर्ति भर जाती है। गगन में गीत गाता कौन चल रहा है? तारकों का दल चल रहा है। सहसा मन कहाँ लौट गया था? सहसा मन कहाँ लौट जाता है? मखमली घास पर लौट जाता है। घ विकल्प सही है। तो ये हमारा एक काव्यांश दिया गया था। या तो आप इसे हल कर सकते हैं, जो कि आपके 5 अंक के लिए है, या फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं। आइए दूसरे को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप दूसरा काव्यांश देख सकते हैं। वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली। यानी कि वर्षा ऋतु विदा हो गई है और जाड़ा आना शुरू हो गया है। प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली। सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे। आवरण क्या होता है? पर्दा होता है। सूरज की किरणों से पथ के काले काले आवरण हट गए हैं। डूबे टीले महक उठी, दिन की रातों के चरण हटे। पहले उदार थी गगन वृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत। पहले उदार थी गगन वृष्टि, गगन होता है आकाश, वृष्टि यानी कि वर्षा, अब तो उदार हो उठे खेत। ये उग उग आई बहार, व लहराने लग गई रेत। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गए छवियां छाई। तो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जाड़े की ऋतु आ गई है और आसान सा यहाँ पर काव्यांश है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गए छवियां छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार। कछार क्या होता है? नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम कछार कहते हैं। धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए गगन में घन अपार। घन क्या होता है? बादल होता है। और आगे बढ़ जाते हैं। अब सहज हो गए गति के व्रत, जाना नदियों के आर पार। तो नदियों के आर पार आसानी से हम जा सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु अब शांत हो गई है और जाड़े की ऋतु आ गई है। अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वारे हैं द्वार द्वार।
नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलांबर पाए। खेतों की मिट्टी कालीमा उठ वे हरे हरे सब हो आए। खेतों की कालीमा मिट गई है और वे हरे भरे हो गए हैं। ये हमारा काव्यांश था। आइए यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से क्या प्राप्त किए हैं? अभी अभी हमने देखा क्या प्राप्त किए हैं? नीलांबर प्राप्त किए हैं। खेतों की कालीमा मिटने से वे किस रंग के हो गए हैं? हरे हरे रंग के हो गए हैं। अंतिम पंक्तियों में अभी अभी हमने पढ़ा है, अन्यों की बंधन वारे अब कहाँ है? कहाँ पर है अन्यों की बंधन वारे? आप यहाँ पर देख सकते हैं, खेतों के घर, खेतों के घर में अब अन्नों की बंधनवारें लग गई हैं। नदियों के किनारों की तरह आकाश में कौन धुल गए हैं? घन धुल गए हैं, यानी कि बादल धुल गए हैं। वर्षा के विदा लेने पर अंगड़ाई किसने ली है? तो किसने अंगड़ाई ली है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्षा के जाने पर जाड़े ने अंगड़ाई ली है। घ विकल्प सही है। बड़े ही आसान से प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा खंड ख आ जाता है, जो कि हमारे व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। और यहाँ पर कुल आपके 20 प्रश्न पूछे गए हैं। 20 में 16 आपको हल करने हैं और 16 ही आपके यहाँ पर अंक बन जाते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं इस टॉपिक से, आपको कुल 4 करने हैं। वह बाजार जाकर अमरूद लाया। बाजार जाकर अमरूद लाया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। बड़ा ही आसान है, हमारा सरल वाक्य है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य की हमें पहचान करनी है। आइए सभी को पढ़ लेते हैं। रचना घर आई, ये हमारा सरल वाक्य है। बच्चे पानी पीकर सो गए, ये भी हमारा सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ग विकल्प क्या है? हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण। शिक्षक के सामने सब पढ़ते रहते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य। तो बाकी हमारे तीनों सरल वाक्य हैं और ग विकल्प हमारा मिश्र वाक्य है। सूर्योदय होने पर पक्षी उड़ने लगे, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, बदलना है। जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी उड़ने लगे, ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। पक्षी सूर्योदय के साथ उड़ने लगे, ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है। सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे, ये भी सरल वाक्य है। सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे, ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। संयुक्त वाक्य आपसे पूछा था, घ विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। सुरेश ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। रेखांकित उपवाक्य का भेद आपको बताना है। की सहायता से जुड़ा है। हम लड़ाई नहीं चाहते, ये हमारा क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और वाक्य हमारा कैसा है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है उसके भी आगे भेद होते हैं। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। निम्नलिखित में सरल वाक्य की पहचान करनी है। आइए सभी को पढ़ लेते हैं। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये हमारा सरल वाक्य है और यही विकल्प सही हो जाता है। उसको फल खरीदना था इसलिए वह बाजार गया, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। फल खरीदना था अतः वह बाजार गया, ये भी हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य पूछा है, ख विकल्प सही है। आगे है आपका निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। वाच्य परिवर्तन से आपको कुल 4 का हल करना है। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। रहीम पतंग उड़ा रहा है, तो रहीम पतंग उड़ा रहा है हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है। कर्ता रहीम है, इसके साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी है और उड़ाने का काम कौन कर रहा है? रहीम कर रहा है, यानी कि क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर। क विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। वह दिन में चाय पीता है, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य में बदलना है। तो वह के स्थान पर क्या आ जाएगा? उसके द्वारा दिन में चाय पी जाती है। देखते हैं कौन कौन से विकल्प है। वह दिन में चाय नहीं पीता है, ये तो हमारा कर्तृवाच्य ही है। क्या वह दिन में चाय पीता है? ये भी हमारा कर्तृवाच्य के तरीके से लिखा गया है। उसके द्वारा बिल्कुल सही है। उसके द्वारा दिन में चाय पिया जाता है, तो पिया जाता के स्थान पर पी जाती है आना चाहिए, क्योंकि चाय हमारा यहाँ पर कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया कर रही है। कर्म हमारा क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर पिया जाता है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सही नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं। लेकिन सभी विकल्प में कर्म वाच्य हमारा कौन सा है? ग विकल्प सही है। हम नहीं जा सकते, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है और आपने यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर भाववाच्य में बदलना है। तो हम के स्थान पर क्या आ जाएगा? हमसे करण कारक की विभक्ति लगाएंगे, या फिर हमारे द्वारा भी लिखा जा सकता है, हमसे नहीं जाया जाता। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। क्या हम नहीं जा सकते? ये तो हमारा कर्तृवाच्य है। हम जा सकते हैं कर्तृवाच्य है। हम क्यों नहीं जा सकते? कर्तृवाच्य है। हमसे जाया नहीं जाता, तो हमसे जाया नहीं जाता सबसे सही विकल्प है। घ विकल्प हमारा क्या है? भाववाच्य में परिवर्तन।
आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य आपने पहचानना है। तो आइए बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। शिकारी शिकार करता है, कर्तृवाच्य है। शिकारियों के द्वारा बिल्कुल सही है। शिकार किया जाता है, ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य के तरीके से परिवर्तन किया गया है, तो ख विकल्प सही है। शिकारी शिकार नहीं करता, ये भी कर्तृवाच्य है। क्या शिकारी शिकार करता है, ये भी कौन सा है, कर्तृवाच्य। निम्नलिखित में से कौन कर्तृवाच्य का सही विकल्प है। लड़के द्वारा आम खाया जाता है, तो कर्तृवाच्य पूछा है, द्वारा लग गया तो ये तो हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। लड़के द्वारा आम खाया जाता है। लड़के द्वारा आम नहीं खाया जाता, तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य नहीं है, द्वारा लग गया है। लड़का आम खाता है, बिल्कुल सही है। लड़का आम खाता है कर्तृवाच्य है। क्या लड़के द्वारा आम खाया जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, पद परिचय से संबंधित है। आपको किन्हीं 4 का हल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, हम कल आगरा जाएंगे। तो आगरा के नीचे रेखांकित किया गया है और इसी का हम क्या देंगे, पद परिचय देंगे। तो आगरा किसी विशेष स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक स्थान है तो एक वचन है। आगरा हमारा पुल्लिंग है और आगरा जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका अधिकरण कारक। तो यहाँ सभी विकल्प में अगर आप देखते हैं तो जातिवाचक संज्ञा तो ये बिल्कुल नहीं है, ये विकल्प हमारा हट जाता है। भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, ये विकल्प भी हमारा हट जाता है। जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही विकल्प बच जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। ख विकल्प सही है। वह पत्र पढ़ता है, तो वह के नीचे रेखांकित किया गया है, पद परिचय आपको देना है। तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और साथ में कर्ता कारक है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम तो बिल्कुल नहीं है, निजवाचक तो बिल्कुल नहीं है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक है, पुल्लिंग ठीक है, एक वचन ठीक है और कर्ता कारक बिल्कुल सही है। ग विकल्प सही है। और जो हमारा घ विकल्प है, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो ठीक है, स्त्रीलिंग गलत है और क्रिया साथ में क्या है, गलत है। तो ये विकल्प भी हमारा क्या है, गलत। आगे बढ़ जाते हैं। राजेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 10वीं के नीचे रेखांकित किया गया है और 10वीं हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, एक वचन है। कक्षा हमारा स्त्रीलिंग है, तो 10वीं भी हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा और साथ में क्रम सूचक हमारा शब्द है। तो ये सारी बातें कहाँ पर सही है, हम देख लेते हैं। परिणामवाचक बिल्कुल नहीं, संख्यावाचक ठीक है, एक वचन ठीक है, स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है और क्रम सूचक यानी कि ख विकल्प सही है। संख्यावाचक विशेषण बहुवचन नहीं है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाता है। परिणामवाचक तो बिल्कुल नहीं है, ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। आगे बढ़ जाते हैं। वह छात्र बहुत कुशल है, तो छात्र के नीचे रेखांकित किया गया है और इसी का हमें पद परिचय देना है। छात्र हमारा संज्ञा शब्द है और साथ में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, एक वचन है और साथ में पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता। तो भाववाचक संज्ञा तो बिल्कुल नहीं है, हट जाता है ये विकल्प। व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। घ विकल्प सही है। मैं उसे बाजार में मिला था, उसे के नीचे रेखांकित है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक व्यक्ति की बात है, एक वचन है और साथ में यहाँ पर मिला था, किसको मिला था, उसे मिला था, तो कर्म कारक है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, कर्म कारक बिल्कुल सही है, क विकल्प सही है। निजवाचक तो ये है नहीं, निजवाचक बिल्कुल नहीं, निजवाचक बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर क विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रस से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अपनी तुतली भाषा में वे सिसक सिसक कर बोली, तो सिसकना यानी कि रोना, और रोना जहाँ पर होता है वहाँ पर शोक के भाव होते हैं। अगर आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो भी सिसक सिसक कर बोली, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, संकेत ले सकते हैं। और ये हमारा कौन सा रस है, करुण रस। जहाँ पर शोक के भाव होते हैं, मन में दुख के भाव होते हैं, करुण रस होता है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, बड़ा ही आसान है, वीर रस का स्थायी भाव है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और यहाँ पर मन शांत हो जाता है, ईश्वर की शरण में जाने के बाद शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, शांत रस है। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, तो ये परिभाषा से संबंधित हमारा प्रश्न पूछ लिया गया है। अनुभाव की परिभाषा है, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ग विकल्प सही है।
अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत जहां पर होता है वहां पर विस्मय या आश्चर्य के भाव होते हैं, तो क विकल्प क्या है? सही है। ये कुल हमारे 5 प्रश्न थे जो कि रस से संबंधित थे। आगे बढ़ जाते हैं और ये हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं खंड ग में, और सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य हैं, कोई विकल्प नहीं दिया गया है, अथवा में कोई भी आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पठित गद्यांश है, और ये आप देखने के बाद पता लगा सकते हैं हालदार साहब यानी कि नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। कुल आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 5 अंक के लिए आपका क्या है? पठित गद्यांश। इसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले क्योंकि अच्छे से पाठ पहले ही हम पढ़ चुके हैं। आइए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य चौराहे पर नेताजी की कैसी प्रतिमा लगवाई गई थी? संगमरमर की प्रतिमा थी, हम सभी जानते हैं। नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगवाई गई थी? कहाँ लगवाई गई थी? शहर के मुख्य बाजार में लगवाई गई थी, चौराहे पर। कवि सम्मेलन करवाने का कार्य किसका था? नगर पालिका। पाठ में हमने देखा था नगर पालिका के अनेक कार्य होते थे, तो जिसमें कवि सम्मेलन का काम भी कौन करवाती है? नगर पालिका। आगे आपसे पूछा गया है हालदार साहब को उस कस्बे में किस काम से गुजरना पड़ता था? कंपनी के काम से वो अक्सर वहां से गुजरते थे। कस्बे में ओपन एयर सिनेमा हॉल कितने थे? 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल थे जो कि पाठ में दिया गया है। गद्यांश को भी आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये हमारी पाठ्य पुस्तक में ही जो हमारे गद्य खंड है वहां से पाठ में से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर अपठित गद्यांश नहीं दिया गया है। ये कथन किसका है? मृत्यु आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो ये किसने कहा था? ये बाल गोविंद भगत ने कहा था। तो बाल गोविंद भगत कहते हैं कि मृत्यु आत्मा परमात्मा का मिलन है। ख विकल्प सही है। भगत मस्ती और तल्लीनता से किसके पद गाते थे? कबीरदास जी को साहब मानते थे, तो ग विकल्प सही है, कबीर के पद गाते थे। आगे आप देख सकते हैं पठित पद्यांश दिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक से जो पाठ हैं सूरदास के पद, वहां से ये हमारा पद दिया गया है जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, पहला ही पद यहाँ पर दिया गया है। इसकी व्याख्या हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए सीधे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पद्यांश में अबला किसके लिए कहा जा रहा है? अबला और भोरी किसके लिए कहा जा रहा है? गोपियों के लिए। तो क विकल्प क्या है? सही। कवि कहाँ पाँव ने डालने की बात कह रहा है? प्रेम की नदी में पाँव ने बोरियो, यानी कि प्रेम की नदी में, प्रीति नदी में पाँव भी नहीं डुबोया है, तो प्रेम की नदी में, यानी कि ग विकल्प सही है। कवि के अनुसार तेल की गगरी कहाँ है? तो तेल की गगरी कहाँ पर है? पानी में है, और पानी में रहते हुए भी एक बूंद भी उसको छू नहीं पाती है। बूंद जो होती है वो फिसल कर नीचे आ जाती है। वैसी ही स्थिति किसकी है? उद्धव की है। उद्धव भी कहाँ रहते हैं? श्री कृष्ण के बिल्कुल पास रहते हैं, लेकिन उनके प्रेम से अभी तक अछूते हैं। पुरीनी पात क्या होता है? पुरीनी होता है कमल और पात होता है पत्ता। तो कमल के पत्ते के समान यहाँ पर किसको बताया गया है? उद्धव की स्थिति को बताया गया है। तो पुरीन का अर्थ क्या है? आपका कमल है। तो ख विकल्प सही है। काव्यांश में बड़भागी कौन है? तो काव्यांश में बड़भागी किसे कहा गया है? बड़भागी यहाँ पर उद्धव को कहा गया है क्योंकि उद्धव बड़े बड़भागी है, लेकिन बड़भागी के पीछे क्या छुपा हुआ है? व्यंग छिपा हुआ है, क्योंकि वो बड़भागी तो है लेकिन वास्तव में क्या है? भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है। आगे हमारी पाठ्य पुस्तक के जो काव्य खंड के पाठ हैं वहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए कि ये कथन किसका है? बहु धनुई तोरी लरिकाई। बहु यानी बहुत सारे, धनुई यानी छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी कि तोड़े हैं, लरिकाई यानी कि बचपन में। तो ये बात कौन कहता है? लक्ष्मण कहता है। और किससे कहता है? परशुराम मुनि से। ग विकल्प सही है। परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? परशुराम मुनि ने उस व्यक्ति को सभा से अलग करने के लिए कहा है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को अलग करने के लिए कहा है। क विकल्प सही है। यहाँ पर कुल 54 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से 40 प्रश्नों को आपको हल करना था, सही उत्तर देने थे, और कुल अंक आपके कितने बन जाते हैं? 40। यानी कि यहाँ पर 14 प्रश्न आपके विकल्प में थे, इनको आप छोड़ सकते हैं, और कुल आपको 40 ही हल करने थे। लेकिन हर एक प्रश्न से पहले आप उसके निर्देश जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार बच्चे गलत पढ़ने की वजह से गलत भी कर देते हैं। तो हमें कहाँ कहाँ कितने प्रश्नों को हल करना है इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। गद्यांश और पद्यांश में भी आपको 2 गद्यांश में सिर्फ 1 हल करना है और 2 काव्यांश में 1 हल करना है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में इसकी सहायता से आप आने वाले पेपर का अंदाजा लगा सकते हैं, और साथ में जो कमियां इस पेपर में रह गई है उनको आप दूर कर सकते हैं। आपको बहुत अभ्यास करना है ताकि पेपर में किसी प्रकार की भी गलती आपकी ना हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न आपने सही किए हैं और कहाँ कहाँ पर आपकी गलतियाँ हुई हैं। इन गलतियों से आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं और इनको जो आपकी फाइनल परीक्षा होने वाली है उसमें ना दोहराने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो गलतियाँ होती हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी फाइनल बोर्ड की परीक्षा है उसमें जब हम गलतियाँ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।